नमस्कार, स्वागत है डीडी राजस्थान को शिक्षा को समर्पित हमारे इस विशेष प्रयास शिक्षा जगत में। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है जो आपके लिए जानना जरूरी है, हमारे लिए बताना जरूरी है। हम हमेशा हमारे इस प्रयास के अंदर आपको उन तमाम बातों से जोड़ते हैं ताकि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से अवगत भी हों और साथ ही साथ 2 कदम आगे भी चल सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर एक ऐसे ही विषय को लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम शिक्षा की भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात होगी साइबर सुरक्षा की। जी हाँ, आज के शिक्षा जगत के इस अंक में हम साइबर सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में आज 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं उन दोनों खास मेहमानों के आपसे परिचय करवाने के साथ। स्वागत है, मेरे बिल्कुल पास में है बिंदु चौधरी। आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा आपने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ खास उल्लेखनीय काम किए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है और बीते दिनों G20 समिट में भी आपको नई दिल्ली के अंदर पुरस्कृत किया गया है। और उनके पास 53 सालों से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राघव प्रकाश मौजूद हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शिक्षा जगत कार्यक्रम में। आप ही से हमारी इस बातचीत के क्रम का आगाज करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यूं तो हम हर रोज नए बदलाव देखते हैं, सारी दुनिया बदल रही है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा का क्षेत्र भला उससे अछूता कैसे रह सकता है। लेकिन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, हम ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इसको अडॉप्ट किए हुए। आपको क्या लगता है इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, और उसमें विशेष करके हम कौशल या स्किल बेस्ड प्रोग्राम को देखते हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण पाते हैं आप? मुजीद भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो उसकी खास बात है वो खास बात यह है कि उसने सीखने वाले स्टूडेंट को आजाद किया, सिखाने वाले टीचर को आजाद किया और संस्थाओं को आजाद किया। सबको ऑटोनॉमी देने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स अपनी मनमर्जी से कोर्सेज खूब सीख सकते हैं, टीचर्स मनमर्जी से पढ़ा सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं अपने बच्चों को, और संस्थाएं बच्चों के हित में नए नए कोर्सेज ला सकती हैं। और खास तौर से जो किताबों में बंद हमारे कोर्सेज थे उनको बदल करके अब स्किल बेस्ड किया कि तुम किताबें तो पढ़ो, बेसिक फंडामेंटल्स तो वहां से क्लियर करो, लेकिन साथ साथ कोई स्किल सीखो। वो स्किल तुम्हारे रोजगार के भी काम में आएगी, वो न केवल रोजगार में काम आएगी, स्किल तुम्हारे दिमाग को विकसित करेगी, नया सोचेगी, रिसर्च की ओर ले जाएगी। तो इसलिए ये काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अब सवाल यह है कि 3 साल हो गए, लेकिन हमें 3 साल होने के बाद भी अभी तक हम बहुत उतनी तेजी से नहीं चल पाए, और हमको चलना चाहिए। बच्चों को भी चलना चाहिए, अभिभावकों को समझना चाहिए कि नए नए कोर्सेज दिलाएं। क्या BA, BCom, BSc के सिंपल कोर्सेज उनको डाले हुए हैं? क्यों बच्चों को केवल जी और नीट के पीछे ही उनको दौड़ा रहे हैं? बहुत प्रतिभाएं, किसी में संगीत की प्रतिभा है और किसी में बहुत नाटक की प्रतिभा है, किसी में साइंस में, एग्रीकल्चर में काम करने की प्रतिभा है, तो किसी में एनिमल हस्बेंड्री में काम करने की प्रतिभा है, कंप्यूटर साइंस की प्रतिभाएं हैं। इन सब में हमको बच्चों को आगे ले जाना चाहिए और उनको वो स्किल डेवलप करनी चाहिए। उसके भीतर से उसकी ताकत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बीते 3 सालों का भी हम मूल्यांकन करेंगे और साथ ही साथ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर किस तरह से स्किल बेस्ड प्रोग्राम को और ज्यादा एनहांस किया है, स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ा है, उच्च शिक्षा के साथ यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बहुत नई टर्म हम देखते हैं कि साइबर। यूं तो सारी दुनिया को IT एक्सपर्ट देने वाला भारत अपने आप में IT का एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत अभी कितने प्रयास किए जा रहे हैं, हम अपनी इस बातचीत के क्रम में बिंदु जी आपसे जानना चाहेंगे। साइबर सुरक्षा हमारे शायद दर्शकों के लिए कुछ नया शब्द हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपने राष्ट्रीय स्तर पर और पिछले दिनों G20 समिट में आपको सम्मानित किया गया है। तो हम इससे अगर अपने ऑडियंस को एड्रेस करना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं, कितना गंभीर है आज के इस मौजूदा परिदृश्य में? हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देखें कि अभी कोरोना के बाद में जो हालात हुए हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया है। और जब हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो ना सिर्फ हम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, सभी इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो सभी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर यह जो परिस्थिति है, यह जरूरी अवेयरनेस के लिए जरूरी हो जाती है, कारण कि जब जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे प्लस पॉइंट्स के अलावा माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो उन माइनस पॉइंट्स के लिए अवेयर करना ही साइबर सिक्योरिटी का मेन एम है। इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं वो एक वर्चुअल दुनिया से रूबरू हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें, नीली दुनिया जिसे कहते हैं,
के बेइंतहा कंटेंट वहाँ पर मौजूद है। उसमें सुरक्षा को लेकर के हम अलग अलग स्ट्रीम पाते हैं। एक तो उसमें बहुत सारा प्रदूषण भी है जिसे हमें बचाना है, उसके अलावा एक साइबर सुरक्षा आर्थिक जगत को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे आज की इस बातचीत के क्रम में। लेकिन डॉक्टर राघव, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने कौशल विकास के साथ साथ बहुत सारे उन कोर्सेज की बात की जिसे हम सुन तो बहुत सालों से रहे हैं, जिसके हम कहते हैं कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन इन दिनों जो बदलाव हमारे सामने आ रहे हैं वो पहले जो अल्टीमेट वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स थे, आप एमबीए कर लो, आपको एमएनसी के अंदर नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे, इस तरह के। लेकिन अब देख रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम्स आज के युवाओं के लिए मार्केट के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे हमारे कामकाज से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे काम हैं जो गाँव के परिवेश में रहने वाले छात्रों के लिए उनके हिसाब से डिजाइन किए गए हैं और शहरी क्षेत्र में उनकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह के कोर्सेज के बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मजीद भाई, मैं एक तो पहले बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो चुनौती है वो काफी ग्लोबल भी है, और एक महाशक्ति के रूप में जब भारत उभर रहा है तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की और इंडस्ट्री की, उद्योग के विकास की जो चुनौतियां हैं उसको जवाब देना चाहिए हमारी शिक्षा को। अब उसके लिए जैसे अभी हम लोग चिप्स बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अभी उसकी योजना का उद्घाटन किया गुजरात में। कई निजी क्षेत्र की कंपनियां सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के साथ जुड़ रही हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जैसे कि बीएससी सेमीकंडक्टर्स के कोर्सेज क्यों नहीं शुरू किए जाए, इसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के हम लोग कार से लेकर के हवाई जहाज चलाने की बातें कर रहे हैं, तो वहां पर हमको ग्रीन हाइड्रोजन के कोर्सेज हमको शुरू करने चाहिए। इसी तरह से हर्बल साइंस को लेकर के हम पूरी दुनिया में हम निर्यात कर सकते हैं हमारी दवाइयों को, उसको लेकर के काम करना चाहिए। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हम लोग पे आ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को हमको काम करना चाहिए। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर देश में, हमारे देश में भी काम कर सकते हैं, उसको लेकर विदेशों में भी काम करें। ये वो कोर्सेज हैं जो मैंने बताया जिसमें आप देश में भी काम कर सकते हैं हमारा बच्चा, और बाहर भी जा सकता है। तो हम रेगुलर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनको हम छोड़ें और ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्ड करने वाले इन कोर्सेज को चलें। और कंप्यूटर साइंस में तो आप देखिए पूरी भारत के बच्चे कैसे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के वो मास्टर्स बने हुए हैं। तो कंप्यूटर साइंस में तो डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके तो कोर्सेज हम चला ही सकते हैं। संसाधनों की बात करें, वो दौर चला गया है जब हम संसाधनों के लिए जूझते थे। कंप्यूटर साइंस हमने अपनी तरफ से सारी दुनिया को अंदर जब आईटी प्रोफेशनल दिए तो सारी दुनिया ने हमारी इस ताकत का लोहा माना भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी प्रौद्योगिकी से हम अछूते नहीं है, उसके संसाधन हमारे यहाँ पर मौजूद करवाए जाते हैं, बल्कि शिक्षण संस्थानों के अंदर उन नए कोर्सेज को बाकायदा इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारी यूथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, जिसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, आप रोबोटिक्स कह रहे हैं, या एविएशन सेक्टर की बात करें, राजस्थान कितना तैयार है और कितना काम किया जा रहा है यहाँ पर? और राजस्थान में इसको लेकर के काफी चेतना, कुछ कॉलेजेस हैं, खासतौर से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वे लोग इस एरिया में बहुत काम कर रहे हैं और उनको काम करना चाहिए। वो काम करेंगे तो उन बच्चों को अच्छी शानदार लैब्स में उसके लिए तैयार करेंगे, इंडस्ट्रीज के साथ उनका जुड़ाव होगा। पहले से इंडस्ट्रीज क्या कोर्स चाहती हैं वहां से कोर्स लेकर के अपने कॉलेजेस के कोर्सेज को डिजाइन करना चाहिए और वहां पर इंटर्नशिप करानी चाहिए उन्हीं इंडस्ट्रीज में। अगर हम लोग ऐसा कर सकेंगे तो हम लोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। कोर्सेज और इंडस्ट्री दोनों, एकेडमी और इंडस्ट्री को मिला करके और इस शिक्षा को ले जाने के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के अंदर यही प्रयास किए जा रहे हैं, जो शायद यही वजह रही है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से ही शुरुआत कर दी गई है कि हम अपने बच्चों को कौशल विकास यानी स्किल की थोड़ी बहुत समझ वहीं से दे दें। बिंदु जी, आपके पास आते हैं कि भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर सारी दुनिया में सुरमौर है, और कंटेंट की भी बात करें, आप जिस क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं, साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी भी है, बहुत गंभीर है। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि एक तरफ आर्थिक जगत है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड और स्कीम का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग जिनको इनकी जानकारी नहीं होती। वहीं बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को तक नहीं पहुंचनी चाहिए लेकिन जाने अनजाने में उन तक पहुंच जाती है। इन दोनों चीज़ों का तारतम्य कैसे बिठा सकते हैं आप? हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों की हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए अवेयरनेस जरूरी है।
जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स लॉक लगाएं मोबाइल्स पे। इसके अलावा टाइम टाइम पे बच्चों के मोबाइल्स को चेक करते रहें। उनकी ईमेल पे जो है उनकी जो हिस्ट्री है उसे ऑन रखें, ताकि बच्चा कहीं पे भी जा रहा है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी का मोबाइल भी खो जाएगा तो भी आप अगर अपनी हिस्ट्री ऑन रखेंगे, ऑनलाइन मैपिंग ऑन रखेंगे, तो वो आप इससे आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। और हमारी पुलिस भी यही कर रही है। और रही बात हम आर्थिक विकास के, जब हम बात करते हैं, आर्थिक मापदंडों की बात करते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि आज हम हर जगह ऑनलाइन है। हमारे जो मोबाइल्स हैं, हमारे जो इंटरनेट का जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई भी लिंक आता है हम उसे क्लिक कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग कि कहीं पे कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि बैंक की तरफ से कॉल आया है, तो हम आपको बता दें कि बैंक्स कभी भी कॉल्स नहीं करती हैं। तो ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इनसे हम बच सकते हैं और आर्थिक जो अपना नुकसान है उससे भी हम अपनी आपको बचत कर सकते हैं। बैंक्स अपनी तरफ से लगातार जागरूक करते हैं। इनफैक्ट आरबीआई अपना पूरा एक कैंपेन चलाता है कि अगर आपके पास आर्थिक मामलों से जुड़े कोई भी शिकायत हो या आपको नहीं पता हो तो आप उसकी जानकारी लें। बिंदु जी, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जितना हम अपने आसपास बदलाव देख रहे हैं, एडवांसमेंट देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि फ्रॉड करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश करते हैं। नए नए, जैसे हम सिर्फ यूआरएल या मिस कॉल दे करके लोग फ्रॉड कर लेते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे हम केस देखते हैं कि एकदम नए तरीके से इस तरह के फ्रॉड हुए। आपके संज्ञान में कुछ बीते दिनों ऐसे मामले आए जो आपको लगा कि हाँ बहुत चौंकाने वाले हैं, एक्सपर्ट के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार पा करके आपने अपनी तरफ से एक जागरूकता का काम किया है? हम आपको बताएं, एक इंसिडेंट हुआ था बुजुर्ग के संग। एटीएम बूथ पे गए थे और उनका एटीएम जो है, पास में ही दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने उस एटीएम को बातों बातों में ले लिया। उन्होंने बार बार कहने पे कि आप हमारा एटीएम हमें वापस दें। तो कहीं कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप बचाव कर सकते हैं। और जब बचाव की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है अवेयर होना होगा। और कहीं भी एक फ्रॉड, ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि वो बुजुर्ग अवेयर थे, लेकिन होता क्या है कि टाइम टू टाइम आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको अभी के अभी लोन दे रहे हैं और आप अभी के अभी उसको क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सावधानियां हैं, हम बताएं, हमारे शिक्षा जगत के ही हमारे जो साथी हैं उनके संग भी ये हो चुका है। इवन जो आर्मी पर्सन बनकर बाइक सेल के लिए बोला गया और हमारे जो साथी हैं उन्होंने पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन, बट उस पेमेंट से जो 1000 का उनका पेमेंट था उनकी तरफ से किया गया, लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या, 50,000 लमसम जो उनके अकाउंट में था वो सारा विड्रॉ कर लिया गया और उनको बहुत लेट इसकी सूचना मिली। तो इस सब चीजों के लिए हमें जो समाज है उसको अवेयर करना होगा। जरूरी ये भी है कि आप पहले कोशिश करें, निश्चित हो कि इस तरह की चीजों के अंदर आप ना पड़े। अगर आपको कहीं पे भी कोई संदेह है तो अपनी तरफ से कोशिश करें उन संदेहों को दूर करने के लिए। लेकिन अगर हो जाए तो आपके पास अप्रोच भी होनी चाहिए कि आप इसको लेकर के कहीं शिकायत दर्ज करवाएं। उससे जुड़ी कुछ बातें आप हमारे दर्शकों को, अगर बैंक का फ्रॉड है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, संबंधित शाखा के अंदर किस तरह से, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहली बात है कि बैंक से संबंधित फ्रॉड होता है तो अपनी आरबीआई की गाइडलाइंस भी है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में आप उसके लिए कंप्लेंट दर्ज कराएं। और जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है उसके 4 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रोसेस, जो वापस मनी रिटर्न की प्रोसेस है, वह शुरू हो जाती है। और हाल ही में हम बताना चाहेंगे कि जो साइबर पीस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं मेजर विनीत कुमार, उन्होंने अपने जो डीजीपी हैं उनसे एक एग्रीमेंट भी किया है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को एक टूल किट दी गई। पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम और विभिन्न संगठनों को लेकर के उसमें जागरूकता फैलाए। इसमें कुछ और भी काम, कुछ और जानकारी लेंगे जिसमें हम देखते हैं कि वो जो स्कूली कॉलेज की लड़कियां हैं उनके साथ भी बहुत सारे इसी तरह के फ्रॉड वैचारिक भी होते हैं, साथ साथ बहुत अनैतिक कामों के अंदर भी उनके चीज़ों को जो डीपी वगैरह के अंदर यूज़ करती हैं फोटोज, उसको मॉफ कर लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर राघव, आपसे जानना चाहेंगे, 50 साल से भी ज़्यादा का अनुभव आपका शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़ा रहा है, बहुत बदलाव आपने करीब से देखा है। आज के इस दौर की बात करें,
हम बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन विकास की इस दौड़ के अंदर कुछ चीजें आपको लगता है कि उनको भी संभलना और संभालना जरूरी है कि जब हम विकास की बात करते हैं अपने आसपास अपने परिदृश्य के अंदर उन मूल्यों को भी हम प्रतिस्थापित करें जो हमारे लिए हमारे आसपास के परिवेश के साथ अपने समाज के प्रति अपने परिवार के प्रति जो संबंधित होते हैं। मुजीद भाई, आपने बहुत शिक्षा के क्षेत्र के बहुत ऐसे मुद्दे को आपने उठाया है जो बहुत उपेक्षित और बहुत मूल्यवान है। दरअसल जो इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास है वो बहुत पिछड़ गया है और वो परिवार से पिछड़ गया है। परिवार में बच्चा माँ बाप के साथ उतना जुड़ाव नहीं ले रहा, माँ बाप भी अलग हो रहे हैं, कोई बच्चा भी अलग हो रहा है। कोरोना ने जो लत लगा दी है पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ मोबाइल को, इस मोबाइल ने बहुत विभाजित कर दिया। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, भाई को भाई से, भाई को बहन से और बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया। टीचर तो बहुत दूर जा ही चुका है। इतनी बड़ी क्राइसिस है और ये दुनिया भर की क्राइसिस है, देश की और राजस्थान की नहीं। एक्चुअली इस क्राइसिस को अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो फिर हम मूल्य धर्मी शिक्षा और मूल्य धर्मी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ देंगे और एक बड़ी क्राइसिस में आएंगे। आप देखिए जो बहुत सी जो आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं वो सीधा सा कारण ये है कि वो जिंदगी को केवल एक पैसे केंद्रित एक जॉब की ओर देख रहे हैं, उसके अलावा उससे बाहर नहीं देख रहे। माँ बाप भी यही देख रहे हैं और बच्चे भी यही देख रहे हैं। तो अगर हमने भावात्मक दृष्टि से मूल्यों को ध्यान में रख करके बहुत सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, पश्चिम के पैसे के पीछे ही और पैसे को केंद्र में रख करके जो जिंदगी की दौड़ चल रही है उसको अलग करके, उससे दूर अलग करके, भारतीय दृष्टि से सोच करके सादगी और ईमानदारी के साथ हमने शिक्षा को नहीं लिया, जिंदगी को नहीं लिया, तो फिर ये मूल्य का संकट शिक्षा में भी होगा और जिंदगी में भी होगा। उससे बचने की जरूरत है। बदलते परिदृश्य में देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार विघटित होकर के एकल परिवार में आया और एकल परिवार अब एकल व्यक्ति तक पहुंच गया है कि हम परिवार के अंदर भी अलग अलग कमरों के अंदर अलग अलग व्यक्ति रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ाव शायद डाइनिंग टेबल पर भी नहीं हो जाता। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये चुनौती है, इस चुनौती को अगर हम एड्रेस करें अपने आज के अंदर तो इसको बहुत जल्दी हम पार भी पा सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी होंगी, सीखनी होंगी, समझनी होंगी और अंगीकार करना होगा? दो चीजें बता रहा हूँ और तो बहुत बात है। एक है प्यार और एक है धैर्य। हम अगर बच्चों को प्यार करेंगे तो बच्चों का विश्वास, जिंदगी का विश्वास, कॉन्फिडेंस का विश्वास, आपस का विश्वास बढ़ेगा। बच्चा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगा, तो इससे वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ऐसा काम करने में हम लोग असफल भी होते हैं। जैसा चाहेंगे वैसा हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हमको धैर्य की जरूरत है। हम असफल होंगे, लेकिन असफल होने को अगर हम सफलता की सीढ़ी मान लेंगे तो फिर हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। और अगर हमने सफलता के आधार पर खुद को भी कोसेंगे और माँ बाप भी बच्चों को कोसेंगे तो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम कोई नहीं बढ़े और वहीं पर खत्म होके, ध्वस्त होके गिर जाएंगे। तो इसलिए हमको मूल्य को ध्यान में रख करके प्रेम और धैर्य, ये जिंदगी के दो बहुत बड़े उसूल हैं। इन दोनों को उसूलों को लेकर के हम परिवार में भी, विद्यालय में भी, प्रोफेशन में भी, जिंदगी में भी, बाजार में भी अगर इन चीजों को लेकर के आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिंदु जी, डॉक्टर राघव ने एक शब्द यूज किया, विश्वास। आज के इस दौर के अंदर हम बात करें जो अभी हम लड़कियों के संदर्भ में या वो जो स्कूली शिक्षा के अंदर जुड़ी हुई हैं, अभी कॉलेज में पहुंची हैं, उनको पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों पे विश्वास कर लेती हैं और उस विश्वास का खमियाजा उनको बहुत बार बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाता है। आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि साइबर दुनिया ऐसी होती है जो दिखती अलग होती है लेकिन उसके पीछे की हकीकत सामने हम नहीं देख पाते। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार के अंदर इस तरह के अगर हैं हमारे आयु वर्ग के अंदर, तो महिलाओं को, लड़कियों को कितना सजग रहने की जरूरत है? हम आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो सजगता है वो इस समय बच्चों और महिलाओं को लेकर लेनी चाहिए। कारण कि कहीं ना कहीं, जैसे सर ने कहा कि धैर्य की कमी हो रही है, प्रेम की कमी हो रही है और नैतिक मूल्यों की कमी हो रही है। तो ये जो नैतिक मूल्यों की कमी हो रही है, इसको हमें दूर करना होगा। इसके लिए हमें परिवार के संग बैठना होगा, टेबल टॉक करनी होगी और समय समय पर जो जागरूकता है, स्पेशली हम कहें कि साइबर सिक्योरिटी की जो जागरूकता है वो हमें लड़कियों को देनी होगी। वो डीपी लगा रही हैं, वो स्टेटस लगा रही हैं, आप देख रहे हैं बुल्ली बाई वाले केसेस चल रहे हैं।
तो वो बुल्लीबाई वाले केसेस क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो अवेयरनेस कम ला रही हैं, उन्होंने अपने आप को एक फ्रीडम का, आजादी का एक गलत यूज कर रही हैं। तो हमें उन्हें समझाना होगा, उनके नैतिक मूल्यों को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप स्टेटस लगा रहे हैं, आप डीपी लगा रहे हैं, तो आप कहाँ पे इसका यूज करें, किसके लिए करें। आप देखें कि व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे कई जगह ये ऑप्शंस आते हैं कि आपकी स्टेटस को कौन देख सकता है, आपकी डीपी को कौन देख सकता है। तो उन सब चीजों के लिए टाइम टू टाइम जो है हमें उन्हें ट्रेनिंग्स देनी ही होगी, उन्हें साइबर जागरूकता की तरफ लेकर जाना ही होगा। महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जिन आयु वर्ग को हम एड्रेस कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं होता, बस वक्त या थोड़ी हमारी टेंडेंसी कि बगैर सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाती है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा। लेकिन वहीं पे जब सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत मोबाइल हमें देता है, तो इस मोबाइल के दुष्प्रभावों को भी हमें समझना होगा कि ये वो दो धारी तलवार है जो हमारे दुश्मन का तो नुकसान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है। इसको आप किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये मोबाइल आपका बहुत बड़ा संसाधन भी है, लेकिन इस संसाधन के जरिए नुकसान किस तरह से हो रहा है? सर, हम बताना चाहेंगे कि पहले हम कंप्यूटर को, दूरदर्शन को बुद्धू बॉक्स कहते थे, लेकिन अब हम मोबाइल को भी बुद्धू बॉक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो हैं हमारे 24 आवर्स में से नियर अबाउट 15 आवर्स जो हैं अपने मोबाइल के संग व्यतीत करते हैं। और जब हम मोबाइल के संग व्यतीत करते हैं तो हमें इसकी जो हम कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट्स है उसको जरूर अवेयरनेस के लिए लाना चाहिए। कारण कि हम कई बार चाहे अनचाहे कई चीजों को क्लिक कर जाते हैं, लिंक्स आते हैं हमारे पास में, हम उनको क्लिक कर जाते हैं। और हम आपको बताएं कि आपने अपनी गैलरी में से फोटोज डिलीट कर दी, वीडियोज डिलीट कर दी, बट अल्टीमेट ये डिलीट नहीं हुए हैं। ये जिस भी कंपनी की सिम आपके पास में है उनके पास में आपका डेटा सुरक्षित है। तो जो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ये चीज घातक है, तो वहां पर लड़कियों को टाइम टू टाइम हमें समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप मोबाइल का यूज तो कर रहे हैं, पर मोबाइल का जो साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं, उन दुष्परिणामों को भी जरूर ध्यान में रखें। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो हैं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा भी रहे हैं और आगे भी होने चाहिए और उसके लिए खुद को अवेयर जरूर रखें। वक्त बहुत कम बचा है। डॉक्टर राघव, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आज की इस मौजूदा परिदृश्य में, हम बाजारवाद के इस युग में, हम खुद भी एक वस्तु बन गए हैं, तो यहाँ पर अपने लिए, अपने भविष्य को देखते हुए कितना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने मूल्यों को, अपने परिवार के मूल्यों को, व्यक्तिगत मूल्यों को और साथ ही साथ राष्ट्रीय चरित्र को भी बचा कर रखें, ताकि हम वाकई में दुनिया को अपनी ताकत दिखाएं, अपने संस्कारों की ताकत दिखा सकें। देखिए मुजीद भाई, सारी संस्कृतियों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लामिक हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सब संस्कृतियों ने, ईसाई हो, सब ने एक बात कही है, और वो ये बात कही है कि आप दूसरे की केयर करें। पर हित सरिस धर्म नहीं, भाई तुलसी ने कहा जी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दूसरे के हित के बारे में सोचना। सारी दुनिया स्वार्थ के पीछे जा रही है। स्वार्थ टकराट पैदा करेगा, द्वंद पैदा करेगा। अगर हमने जिंदगी की समझ नहीं रखी तो फिर हम आपस में घर में भी लड़ेंगे, दो मोटरसाइकिल टकराने पर भयंकर युद्ध कर लेंगे, और दो देश मिलकर के आज भी युद्ध कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर हमने स्वार्थ को नहीं छोड़ा और परमार्थ को ध्यान में रख करके अपनी जिंदगी को नहीं ले गए। ये महात्मा गांधी ने कहा है हिंद स्वराज में 1909 में, और यही बात यह है कि अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन आपकी ये संस्कृति से देश बर्बाद हो जाएगा। आज भारत और पूरी दुनिया इसी पश्चिम के अर्थ केंद्रित सोच से बर्बाद हो रही है, उसी को हम ले आए। तो मैंने जैसा पहले कहा कि अगर हम सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, हम संतोष के साथ और दूसरे का भला सोचने के साथ अगर हम जिंदगी की दृष्टि नहीं लाएंगे तो फिर ये टकराट बढ़ेगी। इसलिए हमें उस दिशा में बहुत गंभीरता से फिर से सोचना चाहिए कि हम गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते की ओर जाएं। बहुत जरूरी हो जाता है। समरसता सारी दुनिया को एक साथ लेकर आगे चलने में ही है। आखिर में वो कौन सा मूल मंत्र आपका होगा बिंदु जी, कि आप आज के इस परिदृश्य में साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगी? हम यही बोलना चाहेंगे कि अपना जो मोबाइल है उसका यूज करें, मिसयूज ना करें, इतना यूज करें
कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके लिए बेनिफिट कहाँ पे है। और मिसयूज का जैसे हमने बात की, हम अभी साक्षरता कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं। वहां पे जो हमारे बेसिक्स वाले जो बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ग, ऐसा युवा वर्ग है जो कि साक्षरता से जुड़ा हुआ है, हम उनके लिए भी एक मुहिम चला रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि उनको मोबाइल के जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके लिए अवेयर कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि आपको किसको क्लिक करना है, किसे नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो पल पल बदलती इस दुनिया के अंदर अगर अपने मूल्यों को हम साधते हुए, सकारात्मक बदलावों को अंगीकार करते हुए, अपने आसपास हो रहे हर बदलाव के साथ अपनी सुरक्षा और अपने अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, ताकि इन बदलावों के साथ हम सकारात्मक माहौल तैयार करें, तो यकीनन हमारा आज भी उज्जवल है और हमारा भविष्य भी सफल है। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ वक्त हो गया कि हम अपने दोनों खास मेहमानों का आज की इस परिचर्चा में, शिक्षा जगत में शामिल होने के लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। आज की शिक्षा जगत में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर शिक्षा से जुड़ी कुछ और बातें होंगी। तब तक के लिए आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।